सहज सुखासन की स्थिति में बैठें। जो आसन हमारे लिए सर्वाधिक सुखदायी हो, उस अवस्था में समम काया शिरोग्रीवा, सिर, गर्दन और रीढ़ एक समावस्था में रखकर बैठें। न झुककर बैठें, न तनकर बैठें, सहज सुखपूर्वक सीधा बैठें। सहजता से पलकें बंद कर लें। हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें। उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें। उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव हो। सृष्टि के आदिभूत स्वरूप नाद रूप ओंकार की आराधना मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करें। दोनों हाथ परस्पर जोड़ लें। लंबे गहरी श्वास भर लें। हाथ आराम से नीचे रख लें। पलकें बंद ही रहने दें। सहज भाव से बह रही श्वास को अपने स्वाभाविक वेग से बहने दें। अपनी ओर से श्वास लेने, छोड़ने अथवा रोकने का प्रयास न करें। आती जाती वायु के स्पर्श नासिका छिद्रों पर अनुभव कर लें। आ रही श्वास को आते हुए और जा रही प्रश्वास को जाते हुए पृथक पृथक अनुभव कर लें। आ रही श्वास के साथ देह में वायु के प्रवेश से गंतव्य तक, नासिका से कोशिका तक, पूरे मार्ग पर इसे विद्युतीय तरंगों की तरह बहते हुए प्रत्यक्ष कर लें। और लौट रही प्रत्येक प्रश्वास के साथ देह से वायु के निस्तार को देह में वायु के उद्गम से निर्गम तक, कोशिका से नासिका तक, पूरे मार्ग पर विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह बहते हुए प्रत्यक्ष कर लें। आने वाली प्रत्येक श्वास कुछ इस प्रकार देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही है। कुछ इस कदर हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल जा रही है, मानो यह समूची देह वायु से परिपूर्ण होती जा रही है। और लौटने वाली वायु देह के उसी गहनतम तल से एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से कुछ इस कदर निर्गमन करती चली जा रही है, मानो यह समूची देह पूर्णतया वायु से रिक्त होती जा रही है। एक पल जब श्वास अंदर आ रही है,
तो देह पर परिपूर्णता की अनुभूति दे रही है, किंतु अगले ही पल जब प्रश्वास बाहर चली जा रही है तो यह देह पर विपरीत अनुभूति रिक्तता का आभास दे रही है। आ रही श्वास के साथ अनुभव में आ रही परिपूर्णता अपने सहज प्रवाह में बहते हुए चरम बिंदु तक पहुंच रही है, और जा रही प्रश्वास के साथ अनुभव में आने वाली रिक्तता भी अपने सहज प्रवाह में बहते हुए चरम बिंदु तक पहुंच रही है। आ रही श्वास के साथ परिपूर्णता और जा रही प्रश्वास के साथ रिक्तता, आती जाती वायु के इन प्रवाहों के वेग का, गति का अध्ययन करने के लिए अब श्वासों के साथ गिनती का प्रयोग प्रारंभ कर दें। अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, मन ही मन गिनती गिनना शुरू कर दें। सहज प्रवाहित वायु, सतत प्रवाहित वायु धारा प्रवाह वेग से, निर्बाध गति से, निष्प्रयत्न भाव से बहकर अंदर चली आ रही है, और यह उत्तरोत्तर फेफड़ों को वायु से परिपूर्ण करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते ही ये परिपूर्णता चरम बिंदु तक पहुँचे, तब तक गिनती चले। इस चरम बिंदु पर स्वाभाविक रूप से प्रवाह की दिशा बदल जा रही, गिनती भी बदल दे। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव, किंतु दिशा विपरीत। अब उत्तरोत्तर यह बाहर जा रही वायु फेफड़ों को वायु से रिक्त करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते हुए रिक्तता चरम बिंदु तक पहुंच गई, तब तक गिनती चले। चरम बिंदु पर पुनः पुनः प्रवाह की दिशा बदल रही है, पुनः पुनः गिनती बदलें। आ रही श्वास को स्वच्छंदता से आने दें, न लेने का प्रयत्न, न गति में कोई रुकावट। जा रही प्रश्वास को भी स्वाधीनता से जाने दें, न छोड़ने का कोई प्रयत्न, न गति में कोई रुकावट। आ रही श्वास के साथ पृथक गिनती गिने और जा रही प्रश्वास के साथ पृथक गिनती। पृथक पृथक गिनती के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं में लगने वाले समय का अनुमान लगा लें। इन दोनों अवस्थाओं के बीच परस्पर समय के अनुपातिक संबंध को जान लें। यही हमारी स्वाभाविक श्वसन लय है। अपनी स्वाभाविक श्वसन लय को पहचानें। अब इस स्वाभाविक श्वसन लय में एक परिवर्तन, एक रूपांतरण इस प्रकार घटित करना है कि श्वासों की यह लय 1 और 2 में बदल जाए, यह अनुपात 1 और 2 में रूपांतरित हो जाए। यानी जितना समय श्वास को आने में लग रहा है उससे 2 गुना समय प्रश्वास को निकलने में लगने लग जाए। और इस उद्देश्य के लिए अब हम अपनी प्रश्वास को ध्यान दें। केवल और केवल प्रश्वास यानी श्वास बाहर जाने की क्रिया को कुछ इस प्रकार संस्कारित करेंगे। प्रशिक्षित, संयमित, नियंत्रित, नियमित और मंद करेंगे कि वह उत्तरोत्तर आने वाली श्वास की तुलना में मंद पड़ती जाए। और मंद होते होते, मंद होते होते, मंद होते होते यह इतनी धीमी हो जाए कि आने वाली हर स्वाभाविक श्वास की तुलना में जाने वाली हर स्वाभाविक प्रश्वास 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगे। तो अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, पुनः मन ही मन गिनती गिनना शुरू। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव और वही परिपूर्णता का चरम बिंदु। जितनी गिनती हुई है ठीक 2 गुना गिनती का लक्ष्य रखें। जैसे ही प्रश्वास निकलनी प्रारंभ हो, अपनी आत्म चेतना का एक अंकुश एक नियंत्रण प्रश्वास की गति पर लगा दें। एक लगाम इस कुशलता से कर दें कि प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह जारी रहते हुए भी नियंत्रित और मंद रहे। ध्यान रहे रुक रुक कर टुकड़ों टुकड़ों में श्वास न निकले, वरन एक तेल की धार की तरह धारा प्रवाह बहती प्रश्वास नियंत्रित और मंद वेग से बहते हुए 2 गुना समय लेकर निकले। बार बार यही प्रयोग दोहराएं। गिनती चाहे हर बार बदलती है तो बदल जाने दें, किंतु अनुपात न बदले। आने वाली हर श्वास की तुलना में
अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। हर अगली पुनरावृत्ति के साथ हमारा श्वसन तंत्र इस नवीन बदली हुई श्वसन प्रक्रिया का अभ्यस्त होता जा रहा है। उत्तरोत्तर यह अभ्यास और दृढ़ और परिपक्व होता जा रहा है। जैसे जैसे अभ्यास की दृढ़ता और परिपक्वता बढ़ती जा रही, अभी हमारे स्वभाव का अंश बनने लगा है, अभी हमारी आदत में ढलता जा रहा है। प्रारंभिक क्षणों में प्रश्वास के जिन वेगों को हमने चेतनापूर्वक मंद किया था, अब धीरे धीरे नियंत्रण के वे सारे सूत्र चेतन मन से अवचेतन मन में स्थानांतरित हो गए हैं। चेतन मन निष्क्रिय पड़ गया है, उसकी भूमिका ही समाप्त हो गई। अब कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, कोई अंकुश नहीं, कोई लगाम नहीं। सहज भाव से आती श्वास और स्वाभाविक गति से जाती प्रश्वास, किंतु एक अभूतपूर्व परिवर्तन, एक रूपांतरण श्वासों की लय में इन क्षणों में प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। अब आने वाली हर स्वाभाविक श्वास की तुलना में वह जा रही स्वाभाविक प्रश्वास स्वानुशासित, स्वनियंत्रित होकर मंद हुई है। बिना अंकुश, बिना लगाम के भी धीमी गति से बहते हुए 2 गुना समय में ही निकलने लगी है। श्वासों में एक अभूतपूर्व लयबद्धता आ गई है। इस सहज संतुलित और लयबद्ध हुई श्वसन प्रक्रिया के साथ आइए अब हम अपने फेफड़ों की श्वसन क्षमता को विस्तार देने के लिए दीर्घ श्वसन, चतुर्दिक श्वसन, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग, 4 डायमेंशनल ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए सीना फुलाते जाएं, अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक आकंठ श्वास भर लें और कंधे फैलाते हुए क्रमिक लयबद्धता से और गहन श्वास, धीमी गति से किंतु लयबद्ध गति से कंधे नीचे, सहज मंद प्रश्वास, उत्तरोत्तर सीना नीचे और गहन प्रश्वास, प्रयत्न कर नाभि का संकुचन और गहन प्रश्वास, मूलाधार का संकुचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूल बन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार, प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन, प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूल बन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार, प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन, प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूल बन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार, प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन, प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूल बन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार, प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन, प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूल बन शिथिल, नाभि शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। स्वर परीक्षण करें, मुद्रा धारण कर लें। अनुलोम विलोम की एक आवृत्ति, केवल एक आवृत्ति आंतर कुंभक के साथ, आंतर कुंभक यानी अंदर रोकना,
क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? एक स्वर खुला रहेगा, एक बंद रहेगा। पहली बात, जो स्वर खुला है उससे परिपूर्ण पूरक करनी, अपनी फेफड़े पूरे भर जाए। शास्त्र तो यहाँ तक लिखता है कि नख से शिख तक इतना श्वास भरे कि जैसे देह का एक एक रोम रोम में समा जाए। तो आप जितना गहरा ले सकते हो। आशय वही है कहने का, अलंकारिक भाषा है कि आपके नाखूनों के आखिरी छोर तक वायु का आपको जैसे प्रवाह अनुभव हो रहा हो कि ये वहाँ तक पहुँच गया। एक कल्पना है, लेकिन हकीकत भी वही है, जाता ही है। तो इतना गहरा भरना, फिर दोनों नथुने बंद करना, जालंधर बंद लगाना, मूल बंद लगाना, सुखपूर्वक जितनी देर रोके। ये बहुत महत्वपूर्ण सावधानी है कि अपनी क्षमता से बाहर एक क्षण मात्र भी नहीं। जब रेचन करना हो तब बंद लगे रहेंगे, विपरीत स्वर से, जिससे लिया है उसके विपरीत स्वर से धीमी गति से, गति सदैव मंद रखना। वहाँ आपका बहुत दृढ़ नियंत्रण चाहिए। बंद छूटना नहीं और श्वास तेज निकलना नहीं, ये दोनों बातों पर आपका पूरा कमांड चाहिए। धीरे धीरे निकालना है, पूरा निकल जाए तो पहले मूल बंद छोड़ेंगे, फिर जालंधर बंद छोड़ेंगे। जो स्वर जिससे श्वास छोड़ा एक खुला है उससे पुनः भरेंगे, फिर दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, श्वास भीतर का कंफर्टेबली अपोजिट से छोड़ा, छोड़ते समय गति मंद, बंद लगे हुए, पूरा निकल जाए, फिर क्रम से विपरीत क्रम से बंद छोड़ दो, पहले मूल बंद फिर जालंधर। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। तो एक साइकिल करें। जो स्वर तेज चल रहा है उसको खुला रखें, जो मंद है उसको बंद कर लें। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। दृढ़ता से अंतरकुंभक बंद लगा लें। अपनी अपनी क्षमता का ध्यान रखें। जैसे ही घुटन के समय घुटना प्रारंभ हो जाए, विपरीत स्वर को खोल दें। निर्देश की भी प्रतीक्षा न करें। मंद वेग से बंधों पर नियंत्रण रखते हुए, गति पर नियंत्रण रखते हुए विपरीत स्वर से रेचन करना प्रारंभ कर दें। गति अत्यंत मंद रहे, समय दुगना लगे। जैसे ही रेचन पूर्ण हो पहले मूल बंद छोड़ें, अब जालंधर बंद छोड़ें, यानी सिर सीधा कर दें। जिस स्वर से छोड़ा है उसी से पुनः पूरक करें। पुनः दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, भीतर रोकें। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण। नाभिक मंद वेग से रेचन। रेचन में सदैव समय दुगना लगे। पूर्ण रेचन होने पर विपरीत क्रम से बंद शिथिल, पहले मूल बंद छोड़ें, अब जालंधर बंद छोड़ देंगे। एक चक्र पूरा हुआ। ठीक ठीक, मतलब कोई संदेह नहीं किसी तरह का भी। अब पूरे क्रम में कोई चूक नहीं हो रही, तो इसको 2 बार रिपीट करेंगे कंटिन्यूस। ठीक, अच्छे से अभ्यास पक्का। ये बहुत बहुत आधारभूत अभ्यास है, बेसिक। इनमें जरा से भी गलती रहने की गुंजाइश नहीं छोड़नी, तो ही आगे की पूरी प्रक्रिया ठीक ठीक हम कर पाएंगे और ठीक ठीक उसके लाभ ले पाएंगे। तो 2 बार रिपीट करेंगे, 2 साइकिल। फिर वही जो स्वर तीव्र वेग से चल रहा है उसे खुला रखें, जो मंद है उसको बंद कर लें। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक कर अंतरकुंभक करें। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण। गति तीव्र न होने पाए, बंद छूटने न पाए, समय रेचन में सदैव दुगना लगे। रेचन पूर्ण होते ही विपरीत क्रम से बंद शिथिल, पहले मूल बंद छोड़ें, अब जालंधर बंद। जिस स्वर से श्वास छोड़ा था उसी से पूरक करें, अंतरकुंभक करें। विपरीत स्वर से मंद गति से बंधों पर और गति पर
पूरी दृढ़ता से नियंत्रण रखते हुए रेचन पूर्ण होने पर विपरीत क्रम संबंध शिथिल, जिस स्वर से रेचन किया उसी से पुनः पूरक करे और आंतर कुंभक करे। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण रखें। गति तीव्र न होने पाए, बंध छूटने न पाए। समय रेचन में सदैव दुगना लगे। रेचन पूर्ण होने पर विपरीत क्रम से बंध छोड़ें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी से पूरक कर आंतर कुंभक करें। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण। रेचन पूर्ण होने पर विपरीत क्रम संबंध शिथिल, हाथ नीचे। ये कंटिन्यूस 2 साइकिल हमने की। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही समझने में, करने में? पे थोड़ा सा कंट्रोल वो अभ्यास से आएगा, क्योंकि एक्चुअली हमारी अटेंशन जो है कई बार डाइवर्ट होती है ना। जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी है तो हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, और अटेंशन डाइवर्ट होने से एक कॉन्सेंट्रेशन से हमारा पकड़ थोड़ी छूटती है, तो वो स्वाभाविक है। पर जैसे जैसे ये सारा सिस्टम एडॉप्ट करते जाओगे, एडॉप्शन इज द ब्यूटीफुल पावर। जैसे एडॉप्ट करते जाओगे वो प्रोसेस ऐसी आप ऐसे कस्टमाइज हो जाओगे उसके कि बस वो आपने केवल मन में संकल्प किया और वो प्रक्रिया घटित हो गई। अभ्यास निरंतर, कंटिन्यूस प्रैक्टिस। तो 3 साइकिल करते हैं कंटिन्यूस। ओके, फिर एक स्वर जो खुला तेज है उसको खुला रखें, जो मंद है उसको बंद कर लें। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक करें और अंतर कुंभक करें। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण। रेचन में सदैव समय दुगना लगे। रेचन पूर्ण होने पर विपरीत क्रम से बंध शिथिल, जिस स्वर से रेचन किया उसी से पुनः पूरक आंतर कुंभक। विपरीत स्वर से मंद गति से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण। रेचन में सदैव समय दुगना लगाएं। रेचन पूर्ण होने पर विपरीत क्रम से बंध शिथिल, जिस स्वर से रेचन किया उसी से पुनः पूरक आंतर कुंभक। विपरीत स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण। रेचन पूर्ण होने पर विपरीत क्रम से बंध शिथिल, जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी से पूरक आंतर कुंभक। विपरीत स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण। रेचन पूर्ण होने पर विपरीत क्रम से बंध शिथिल, जिस स्वर से रेचन किया उसी से पुनः पूरक आंतर कुंभक। विपरीत स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण।
रेचन पूर्ण होने पर विपरीतम संबंध शिथिल, जिस ओर से रेचन किया पुनः उसी से पूरा कांतर कुंभक। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण। मंद वेग से विपरीत स्वर से विपरीत क्रम से बंधिश थे, हाथ नीचे। कोई समस्या? अब हम कॉन्फिडेंट हैं, अब आंतर कुंभक तो ठीक ठीक समझ में आ गया, कर लिया है, अनुभव कर लिया, कैसे रिटेन किया जाता है वो चीज़ अनुभव आ गई, तो थोड़ी जटिलता बढ़ा देगा। अब थोड़ा सा और एक स्टेप आगे, बाह्य कुंभक, बाहर रोकना। क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी कुछ सबसे गहरे परिणाम, डीप रूटेड रिजल्ट्स हर लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, जो भी द डीपेस्ट चेंजेस आने वाले हैं वो सब बाह्य कुंभक में। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ये उसका प्रच्छर्दन विधारण। तब चित्त की गतिविधियां शून्य होने लगती, वही वास्तव में लय होने का लक्षण है। लय होना मानी टू डिसॉल्व, टू सबमर्ज, विलीन हो जाना, गायब, विलुप्त हो जाना। तो चित्त वास्तव में है क्या? वेव्स हैं, थॉट्स क्या है? वेव्स। ब्रेन जो कुछ भी वर्क करता है, जो फंक्शन उसके, वो क्या है? तरंगे हैं। मन का और कोई अस्तित्व है सिवा तरंगों के? अलग अलग तरह के विचारों की तरंगे निरंतर चलती रहती। उस निरंतर चलते रहने वाली तरंगों को डिसॉल्व, विलुप्त कर देना, उठना बंद होना, ये केवल और केवल बाह्य कुंभक में होता है। क्योंकि जब बाह्य कुंभक होगा तब आपको इतना अवकाश ही नहीं होगा कि कुछ समझ सके। ब्रेन को इतनी लिबर्टी नहीं कि वो कुछ, कोई फंक्शंस ही नहीं होंगे। तो करना क्या है इसमें? बाह्य कुंभक में रेचन करते समय नाभि का संकुचन करना। पहला जो हमने बदलाव लाना है, अभी तक हमने नाभि का संकुचन नहीं किया था, अब जब रेचन कर रहे हो तब नाभि को संकुचित करना। इसलिए करना है ताकि टोटल वैक्यूम क्रिएट कर सको, शून्य निर्मित करना है। बिल्कुल शून्य होगा, यानी वायु नहीं, वायु विहीन अवस्था में रुकना। वो शून्य ही तो चित्त को शून्यवत करेगा, और कोई उपाय नहीं। तो नाभि को संकुचित करके कंप्लीट एक्सेल आउट, एक्सट्रीम एक्सेल आउट में तो, और पूरा निकालने के बाद दृढ़ता से दोनों नथुने बंद। क्योंकि जरा भी आपने चूक की नाक बंद करने में उस समय, तो वायु कैसा प्रवेश कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तो बहुत सूक्ष्म है और तीव्रगामी है। वो पलक झपकने का भी अवकाश आपको नहीं देगा, अंदर चला जाएगा। तो जो परिणाम आना है उनसे आप वंचित रह जाओगे। तो तुरंत जैसे ही पूरा खाली किया, नाभि पूरी संकुचित हुई, तुरंत नथुने बंद। नथुने बंद करने के बाद सीने का विस्तार। जब नथुने बंद है तो वायु अंदर नहीं आ रहा है, रोक दिया, बाहर रिटेन कर दिया, कंप्लीट एक्सेल आउट करके रिटेन कर दिया। और तब चेस्ट के एक्सपांशन, जैसे चेस्ट एक्सपेंड किया, उड्डयन बंद लगा। ये जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है बंद की, उड्डयन। उड्डयन का मतलब क्या होता है? टू फ्लाई अप, उड़ जाना। यहाँ हम सम टोटल प्राणिक एनर्जी को एक्युमुलेट करके अपलिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। इस क्रिया का नाम उड्डयन। तो ये उड्डयन साथ में जुड़ेगा। ध्यान रहे, रेचन करते समय जालंधर बंद लगा हुआ था, हमने छोड़ा नहीं। मूल बंद लगा हुआ था, छोड़ा नहीं। उड्डयन बंद भी साथ में जोड़ दिया, प्लस किया एक और। तीनों बंद लगे हुए,
ये त्रिबंध की स्थिति, इसमें बाहर रोको, जितनी देर कंफर्टेबली रोक सको। और अभी आप स्वयं जब करोगे तब अनुभव करोगे कि कितना कंफर्ट होता है उसमें। सुनने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं दम ही घुट जाएगा, लेकिन आप इतने कंफर्टेबल हो गए, मैं पूरा विश्वास है मेरे को इस बात का, जब करोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसा मिरेकल होता है, कि कैसे रुकना बड़ा आपको प्रिय लगता है। द एक्सपीरियंस इज लिटिल बिट प्लीजिंग, वो आपको उसको अनुभव करना। तो बाहर रोकना, चेस्ट कैसे एक्सपेंड करना, चेस्ट एक्सपेंड लास्ट में जब पूरा एक्सेल आउट कर दिया, हाँ यस, चेस्ट को जैसे हम श्वास भरते हुए सीना फुला नहीं रहे थे, ऐसा केवल सीने को फुलाना मॉक इनहेलेशन है, सांस नहीं जा रहा, बस श्वास नहीं लेना। इसकी 3 स्टेप है, एक्सट्रीम एक्सलेशन, रिटेंशन एंड देन मॉक इनहेलेशन। उड़ियान बंद की 3 स्टेप, मॉक इनहेलेशन हम ले नहीं रहे और सीना फुला रहे बस केवल। तो अभी ऊपर की तरफ खींच के जा रही है, उसको रिटेन कर, कंफर्टेबली जितनी देर रिटेन कर सको। नहीं कर पाओ, सबसे लास्ट में हमने क्या किया था, उड्डयन, सबसे पहले उसको रिलीज करो, यानी जो चेस्ट का एक्सपेंशन किया था उसको रिलीज कर दो। चेस्ट एक्सपेंशन के कारण जो नाभि पे कॉन्ट्रैक्शन आया था वो रिलीज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर नेवल पे आपने जो अपने प्रेशर से कॉन्ट्रैक्शन किया था उसको रिलीज करो, फिर मूलबंद रिलीज करो, फिर जालंधर बंद छोड़ो। और सबसे लास्ट में फिर जिस स्वर से बाहर छोड़ करके रोका है, अभी रोका है माने दोनों स्वर बंद किए, आपने बाहर छोड़ा किसी एक नोस्ट्रिल से, छोड़ करके बाहर रोका माने दोनों नोस्ट्रिल बंद है। तो जब तक आप सारे बंद छोड़ के वापस नहीं लौट जाते तब तक दोनों नथुने बंद ही रहेंगे। यहाँ कई बार गलती होती है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रेस कर रहा हूँ इस बात कि वापस लौटते समय दोनों नथुने बंद हैं। आपको उस नथुने को खोलना है जिससे आपने एक्सेल करके रिटेन किया था, जिससे बाह्य कुंभक किया था, उसी से पुनः पूरक करना। एक बार पूरी प्रोसेस आप देख लो, है ना, मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ और फिर अपन साथ में करेंगे। हम किसे कहेंगे, नाभि के संकुचन, नाभि के संकुचन के बाद चेस्ट के एक्सपेंशन को, मॉक इनहेलेशन पे जाकर के कंप्लीट होगी वो क्रिया। जब तक वो मॉक इनहेलेशन नहीं हुआ, जब तक अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, तो वो एक ही है, वो एक ही पूरी दोनों तीनों स्टेप का मैंने वो 3 स्टेप में प्रोसेस पूरी होती है, एक्सट्रीम एक्सेलेशन, रिटेंशन एंड मॉक इनहेलेशन। ये 3 स्टेप में जाकर के उड्डयन बंद पूरा होगा। वो स्टेप बाय स्टेप आपको वापस भी आना है। तो आप देख लो एक बार, एक स्वर कोई सा भी जो तेज है उसको खुला रखा है, जो मंद है उसको बंद कर लिया। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक, आंतर कुंभक, मंदवेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। रेचन में सदैव समय दुगना लगे। रेचन पूर्ण होते ही दोनों नथुने बंद, उड्डयन बंद। विपरीत क्रम से बंद छोड़े, जिस स्वर से छोड़ा था उसी से अंदर भरे, अंदर रोके, मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध के साथ बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। फॉलोड एग्जैक्टली। कोई प्रश्न है? ये जो
चेस्ट को आप करना है उस समय गर्दन उद्यान बंद छूट रहेगा नहीं, लगा रहेगा बंद, अपने विपरीत क्रम से ही वापस रिलीज होंगे। बंद खोलने के बाद में फिर सांस, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि लेना होगा, हमने बाहर रोका था। जब आप बंद पूरे रिलीज करोगे तो आप अंदर हवा नहीं है, वापस इनहेल करना होगा, पूरक करना होगा। तो जिस स्वर से वायु कुंभक किया उसी से पूरक कर लें एक साइकिल। तो जो स्वर तेज चल रहा है उसको खुला रखें, जो मंद है उसको बंद कर लें। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से धीमी गति से परिपूर्ण पूरक करें। पूरा श्वास अंदर भर जाए कंठ तक, दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। कंफर्टेबली रोकें, जितना आप सुखपूर्वक रोक सकें, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। जैसे ही घुटन होना स्टार्ट हो आप अपोजिट नॉस्ट्रिल खोल दें और नाभि को अंदर दबाते हुए रेचन करना प्रारंभ कर दें। जैसे ही रेचन कंप्लीट हो, एक्सट्रीम हो जाए, दोनों नथुने बंद और सीने को विस्तार दें। रोक के रखें यहाँ बाहर। जब न रुक पाए धीरे से सीना ढीला करें, धीरे से नाभि ढीली हो, धीरे से मूलबंद ढीला हो, धीरे से सिर सीधा हो जाए। अब जिससे छोड़ा था उससे पुनः भरें, जिससे आपने छोड़ के रोका था उसी से पुनः भरें। दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। अंदर रोकें, सुखपूर्वक रोकें, बंद लगे रहें, विपरीत स्वर से छोड़ना शुरू करें। गति पर नियंत्रण रखें, नाभि का संकुचन करें और जैसे ही रेचन कंप्लीट हो दोनों नथुने पुनः बंद और सीने को विस्तार दे दें। धीरे से सीना नीचे, धीरे से नाभि ढीली, धीरे से सिर सीधा, तब बंद छोड़ें, तब नथुने खुले छोड़ें। थोड़े से कॉम्प्लिकेशन है और स्टेप्स में कहीं अगर छोटी सी भी चूक हुई तो पूरा मामला गड़बड़ा जाता है, तो उसको अभ्यास की जरूरत है। लेकिन सारे प्रयोग जो आगे हम सीखेंगे उन सब की बेस यही है, उन सब में ये प्रक्रिया यथावत रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंदर रोकने की प्रक्रिया और बाहर रोकने की प्रक्रिया सेम है। अंदर लेने का तरीका बदल सकता है, बाहर निकालने का तरीका बदल सकता है, लेकिन बंधों का जो नियंत्रण है उसमें पूरी प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। आपने किसी भी एक नोस्ट्रिल से हमने पूरक किया, फिर दोनों नोस्ट्रिल्स बंद किए, जालंधर बंद और मूल बंद लगाया, अंदर रिटेन किया, आंतर कुंभक किया। जब घुटन होने लगी तो विपरीत से छोड़ना स्टार्ट किया, छोड़ते समय नाभि को अंदर किया ताकि कंप्लीट एक्सल आउट हो जाए। और फिर दोनों नथुने बंद किए, सीना फुलाया, बाहर रिटेन किया, फिर पहले बंद छोड़ेंगे विपरीत क्रम से, जिससे छोड़ करके रोका है उसी से भरेंगे। लेते समय सारे बंद बनाए, हाँ ठीक है, छोड़ते समय सारे बंद बारी बारी लगते हैं। हाँ, बस वापिस लेने के पहले बंद छूटेंगे क्रम से और फिर लेना। ले ले नो बंद। हाँ तो थोड़ी सी आगे के विषय पर बात कर रहे हैं। हालांकि इसको बहुत बहुत अभ्यास की ज़रूरत लगती है। जितना प्राणायाम आसान सुनने में लगता है उतना आसान तो नहीं है, लेकिन ये कठिनाई अगर पार कर गए तो हम सब कोई कम से कम एक बात तो तय है कि जितने भी लोग हम यहाँ इस विज्ञान को आपस में बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कम से कम एक लालसा हम सब की है। हम सब स्वस्थ होना चाहते हैं, एग्जैक्टली, और जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं। स्वस्थ होने के मायने क्या है? WHO ने डिफाइन किया ना, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। हम कहते हैं, हमारे तो इस शब्द में ही सारी व्याख्या छुपी हुई है। स्व स्थ, दो टुकड़ों में बांट लो इसको, सब बात समझ में आ गई, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रही। थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होना पड़ेगा। अभी हम एक्सट्रोवर्ट हैं,
जितना ज़्यादा आप एक्सट्रोवर्ट हो उतने अस्वस्थ हो, स्व में अवस्थित नहीं हो। जितना इंट्रोवर्ट होते जाओगे स्वस्थ होते जाओगे। तो स्वस्थ होने की पहली शर्त। तो हमने भी इतने बंध लगाए, इतना सब कुछ किया, कोई चीज़ दूसरी दिमाग में थी कहीं। और जब टोटल वैक्यूम हो गया तब तो पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड, उस घटना के अलावा और तो आपके जहन में कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर जाते जाओगे सहज स्वस्थ होगे, फिर प्रयत्न नहीं करना पड़ता स्वस्थ होने के लिए। और ये स्वस्थता का सारा मामला अगर अपन थोड़ा सतही तौर पे बात करें तो पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था है शरीर की जो मस्तिष्क संचालित कर रहा है, लेकिन विभिन्न अंग प्रत्यंगों के सहकार से। वो सहकार नहीं करें तो ये कितने भी कमांड देता रहेगा वो फॉलो नहीं करेंगे। ये पूरा मैकेनिज्म जिस चैनलाइज सिस्टम से वर्क कर रहा है नर्वस सिस्टम, उसका थोड़ा हम ये प्राणायाम की क्रिया जो कर रहे हैं, क्यों नर्वस सिस्टम पे अपन बात कर रहे हैं कि वास्तव में ये क्या है प्राणायाम, हमने एक दिन बात किया था। ये नर्व कल्चर है। टू ट्रेन योर नर्वस सिस्टम नॉट टू स्टिमुलेट दो देयर इज नो ऑक्सीजन। आप क्या कर रहे हो, परिणाम क्या आ रहा है, ऑक्सीजन नहीं है शरीर में और उसके कारण स्टिमुलेशन होंगे। ये स्टिमुलेशन ब्रेन को रिपोर्ट करेंगे बार बार। पहले फेफड़ों से रिपोर्ट जाएगी, फिर आपके पूरे ब्लड वेन से रिपोर्ट जाएगी, फिर आपके एक एक सेल से रिपोर्ट जाएगी। ये रिपोर्टिंग जितनी स्लो होगी उतना ही स्टिमुलेशन, उतना ही तनाव कम, उतनी ही बेचैनी कम। श्वास रुका हुआ लेकिन बेचैनी अभ्यास से कम। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते 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 करते, जैसे उदाहरण के लिए आप पहले दिन जब किसी योग की कक्षा में जाओ और आपको कोई प्राणायाम सिखाए तो बोलेगा नाक बंद करके थोड़ी देर श्वास रोक। चाहे विधि कुछ भी सिखाए अलग बात है, पहले दिन जब आपने श्वास पहली बार रोका होगा तो आपका कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड में आपको घुटन में महसूस हो गई होगी। आपने 15 दिन तक चौहान साहब के साथ लगातार महीने भर तक रोज प्राणायाम का थोड़ा 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 अभ्यास करना शुरू किया। क्या वो घुटन 2 सेकंड से डिले नहीं हुई, 3 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 10 सेकंड पे चली गई? ऐसा क्यों हुआ? कोई ऑक्सीजन थोड़ी से सप्लाई मिल गई कहीं से, क्या वो स्टिमुलेशन जाना बंद हो गए या स्लो हो गए? आपने अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन किया, पहले कॉन्शियसली किया, वही बात है। फिर धीरे धीरे सबकॉन्शियस में वो प्रक्रिया कॉन्शियसली शुरू करते हैं, हम बंद लगाते हैं, सारा अटेंशन वहीं, ये सब चीज़ें हम अटेंटिवली करते हैं। धीरे 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 ये प्रोसेस हमारा बॉडी अडॉप्ट करने लगता है और जैसे ही अडॉप्ट होता जाता है ये सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक होने लगता है। तो ये जो घुटन की प्रक्रिया है थोड़ी सी डिले हो जाती है। ये डिले होने का मतलब क्या है? नर्व स्टिमुलेशन स्लो हो। परिस्थितियां तो वही की वही है ना, अभी भी श्वास निकाल दिया है और रोक दिया है, मतलब वायु नहीं है अंदर, तो परिस्थिति तो अभी भी वही है जो पहले दिन थी। हमने महीना 2 महीना अभ्यास किया तब भी परिस्थिति वही है कि श्वास तो पूरा ही बाहर निकाल दिया, बल्कि और ज़्यादा हम गहराई से निकालना सीख गए और फिर भी स्टिमुलेशन स्लो आ रहा है। तो सारा का सारा मामला अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करने का है और ये ट्रेनिंग इतनी ज़बरदस्त है कि अगर टोटल डिवोशन के साथ कोई साधक इसको साधे तो बिना वायु के जीने की स्वतंत्रता, दिस इज द लिबर्टी। अभी हमारे ऊपर दास्ता है ना कुदरत की, जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हमारे ऊपर नियंत्रण प्रकृति का है। किसी दिन धूप नहीं निकले, एक दिन अगर सूर्य हड़ताल कर दे,
सृष्टि पे से आधा जीव समाप्त हो गया। वायु चलना अगर बंद हो जाए, बारिश किसी साल कम होती है, कितना परेशान होते हैं लोग। प्रकृति के हमारे ऊपर नियंत्रण है। गो बियॉन्ड नेचर, गो बियॉन्ड फिजिक, ये सब पार जाने की व्यवस्था है, पर रास्ता रास्ता। तो कहावत है ना, धीरे धीरे साहिबा धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। ऋतु की तो फिर भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। एक दिन में 100 घड़े डाल दे और बोले फूल खिल जाए, फल आ जाए, हाउ इट इज पॉसिबल? तो कंटिन्यूस लगे रहना पड़ेगा। और जो लगा रहेगा, अगर चलना जारी रखा तो मंजिल कितनी भी दूर हो, कितनी भी दूर हो, हर कदम पे वो आपके पास आ रही है। हर एक स्टेप पे आप मंजिल के नज़दीक पहुँचे। तो शर्त ये है कि पहले तो मंजिल पता हो कि जाना कहाँ है, रास्ता ठीक ठीक पता हो, किस रास्ते से चल करके मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। और चलना केवल पता होना भी मात्र पर्याप्त नहीं है। आपको पता है मंजिल ये है, वहाँ जाना है, हमको ये भी पता है कि रास्ता कौन सा है, लेकिन चलते ही नहीं, तो भी कुछ होना नहीं। तो मंजिल पता भी हो, रास्ता भी पता हो, और चलने की प्रवृत्ति लगातार बनी रहे, तो जाकर के मंजिल में, चाहे दूर हो मंजिल, उसकी चिंता नहीं। और ओशो तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, और भी इससे एक कदम आगे, कि चलना ही इतना आनंदपूर्ण हो जाए कि मंजिल मिले न मिले परवाह ही नहीं, वो परवाह ही छूट जाए, चलने में मज़ा आने लगे। तो ये भी इतना प्लीजिंग हो कि आपको रोज़ किसी दिन अगर आपने प्राणायाम नहीं किया तो आपको ऐसा लगे कि आज क्या बात है, बड़ा दिन अधूरा अधूरा है, ऐसी फीलिंग जब आने लगे तो समझो कुछ अचीव करने लगे हैं, कुछ कदम बढ़े हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है नाड़ी तंत्र का, उसका बहुत संक्षिप्त सा, मैं उतना ज्ञानी तो नहीं हूँ इस विषय का, अधिकारी भी नहीं हूँ बात करने का, लेकिन मैंने जैसे अपने गुरुओं से सीखा और समझा है वो आपके साथ शेयर करो। मस्तिष्क सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है रीढ़ के माध्यम से। हमारे स्पाइन कार्ड जो रीढ़ के मध्य भाग से होकर के पूरे शरीर में विस्तारित हुई है। जैसे पेड़ से शाखा फूटती है, ऐसे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रांचेस, नर्व्स की ब्रांच आउट हुई है और वो स्प्रेड हुई अपने बॉडी में। पेड़ को जहाँ से शाखा फूटी अगर काटो आप, तो आपको सर्कुलेटरी फिगर नजर आएगा। ये वेन्स हैं। पेड़ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जड़ों की। जब तक जड़ें जिंदा है तब तक पेड़ जिंदा है। तो जड़ों का काम क्या है? धरती से एनर्जी सक करना, उर्वरा शक्ति को का दोहन करना। कहाँ से? धरती से। ये भूमिका है जड़ों की। वो जब तक काम कर रही है तब तक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है तने के माध्यम से सारी शाखाओं प्रशाखाओं तक, एक एक पत्ते तक, एक एक फूल तक, फूल के पराग कण तक वो जिंदा है। और जहाँ ये कनेक्शन टूटता है फिर पत्ता पीला पड़ जाता है, गिर जाता है, फूल मुरझा जाता है, गिर जाता है। ऐसी व्यवस्था हमारे शरीर में इस नाड़ी तंत्र की है। जहाँ जहाँ से ब्रांच आउट हुआ है वहाँ एनर्जी एक्युमुलेट होती है। वास्तव में ये ट्रांसफॉर्म किसको कर रहा है? प्राणिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को प्राणिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने का काम इसका है, ब्रेन का ट्रांसफॉर्म करना। एनर्जी कैन एवर बी ट्रांसफॉर्म्ड। कभी कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सका है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। कॉस्मिक एनर्जी का प्राणिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और ये ट्रांसफॉर्म होकर के थ्रू दिस प्रॉपर चैनल, नर्व्स के थ्रू पूरे बॉडी में स्प्रेड हो रही है। तो जहाँ जहाँ से ब्रांच आउट हो रही है वहाँ वहाँ एक्युमुलेट होती है एनर्जी, एक्युमुलेट होती है और फिर डाइवर्ट होती है। जहाँ जहाँ ये एक्युमुलेशन सेंटर है उन्हीं को योग के टर्मिनोलॉजी में चक्र का नाम दिया।
जहाँ घनीभूत हुई ऊर्जा, एक्युमुलेट हुई और फिर डाइवर्ट हुई। तो ये कौन कौन से सेंटर्स हैं और उनकी क्या क्या इस शरीर के निर्वहन में भूमिका है। तो रीढ़ की आकृति आपने सबने देखी होगी, चित्र देखा होगा, सर्पिणी के समान आकृति, इसकी तुलना सर्प से की। ऊपर की वर्टेब्री चौड़ी है, बड़ी है, और लास्ट वर्टेब्री सर्प के पूंछ की तरह नुकीली। इसके लास्ट वर्टेब्री के वहाँ से जो ब्रांच निकल रही है नर्व्स की, वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को कमांड करती है। वो सारी नर्व्स किसको कमांड दे रही? एक्सक्रीटरी सिस्टम को। मल विसर्जन की जितनी प्रक्रिया शरीर में चल रही है, उन सबको कमांड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस केंद्र पर है। इसका नाम है मूलाधार चक्र। ये पहला केंद्र। यहीं पर जैसे मैंने कहा कॉस्मिक एनर्जी को प्राणिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने का ये ट्रांसफार्मर है। एक हमारे पास जैसे कभी पावर चला जाए तो हम क्या करते हैं? इन्वर्टर चालू करते हैं, एक सप्लीमेंट, एक ये कहिए कि वैकल्पिक व्यवस्था। ऐसे ही प्राणों की भी वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास है, अपन आगे विस्तार से बात करेंगे। वो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास इसी पॉइंट पर है, मूलाधार पर स्थित है। और वो अगर स्टिमुलेट हो जाए, वो चैतन्य हो जाए, तो डिपेंडेंस कॉस्मिक एनर्जी पे खत्म हो जाती है, प्राणिक एनर्जी फ्री हो जाती है, उसको एनर्जी इनहेरेंट सोर्स से मिलने लगती है, फिर बाहर से अपनी डिपेंडेंस खत्म, नेचर से ऊर्जा मिले न मिले उसकी दास्ता खत्म। ये वो केंद्र है मूलाधार। यहाँ वो कुंडलाकार होकर, सर्पिणी जब रेस्ट करती है, सर्प जब नींद में होता है तो कैसे होता है? वो कुंडली मार करके सोता है, मुझे सीधा नहीं सोता। तो यहाँ ऊर्जा को भी सर्पिणी की उपमा दी गई कि वो जो इनहेरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे अंदर, वो प्रगाढ़ निद्रा में सोई हुई है मूलाधार। चलो अभी केवल इतना ही समझें। इससे एक स्टेप ऊपर हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के ठीक पीछे रीढ़ में, ये सारे चक्र जो है वो रीढ़ में है। दूसरा सेंटर है नर्व कंट्रोलिंग सेंटर, जहाँ से जो नर्व ब्रांचें उठी हुई वो हमारे रिप्रोडक्टरी सिस्टम को कमांड कर रही है। इस दूसरे चक्र का नाम है स्वादिष्ठान चक्र। इससे और एक स्टेप ऊपर हमारी नाभि के पीछे रीढ़ से जो नर्व ब्रांच आउट हुई हैं, वो हमारे सम टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम को कमांड करती है। और इस केंद्र का नाम है मणिपुर चक्र। इससे और एक स्टेप ऊपर हृदय के पीछे रीढ़ में जहाँ से नर्व ब्रांच आउट हुई हैं, वो टोटल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को कमांड करती है। इनको आधुनिक विज्ञान की भाषा में अलग अलग फ्लेक्सस के नाम से भी सिखाया जाता है। वो बात नहीं है। ये इनविजिबल सेंटर्स ऑफ एनर्जी है, इनविजिबल, देखा नहीं जा सकता। सर्जरी करके आप कहीं ढूंढ नहीं सकोगे उनको, बट दे आर देयर। इससे और थोड़ा ऊपर कंठ के पीछे रीढ़ में विशुद्धि चक्र, हृदय वाले को क्या बोलते हैं? हृदय वाले को क्या बोलते हैं? तो अनाहत चक्र है। इसका नाम है अनाहत चक्र। अनाहत अपन बात करेंगे। और बड़ी बड़ी सुंदर व्याख्याएं हैं। जितना गहन अध्ययन करो, उतना जितना गहराई में जाओ, उतना आप विस्मित होते जाओगे। समझ करके आपकी समझ जवाब दे जाएगी कि कितना सब कुछ, क्या विजन रहा होगा उन लोगों ने जिन लोगों ने इस पूरे साइंस को डेवलप किया होगा। अनाहत चक्र के बाद ये जो है कंठ के पीछे रीढ़ में विशुद्धि चक्र, ये हमारे एंडोक्राइनल सिस्टम को कमांड करता है। उससे ऊपर भ्रूमध्य के ठीक पीछे मॉड्यूला, रीढ़ और मस्तिष्क का मिलन बिंदु, जहाँ से मस्तिष्क से वास्तव में रीढ़ को प्रोलंगेशन ऑफ ब्रेन कहते हैं। तो जहाँ से विस्तार प्रारंभ हुआ है वो केंद्र, ये वास्तव में मन का केंद्र है। मन का यहीं से प्राकट्य हुआ, यहीं से प्रकट हुआ।
तरंगें यहीं से उठना शुरू होती है और यहीं जाकर के वो उसमें विलीन भी होती है। ये मन का केंद्र है, इसका नाम है आज्ञा चक्र। और इससे ऊपर द अपर मोस्ट हिल, वहाँ है सहस्त्रदल पद्म या सहस्त्रार चक्र। ये जीवनी शक्ति का केंद्र है। जब तक यहाँ से वो जीवनी शक्ति प्रवाहित होती रहती है तब तक जीवन रहता है। ये प्रवाह यानी इसी को अमृत कलश कहा है, इसीलिए कि बूंद बूंद करके वो अमृत झर रहा है। जैसे ही वो कोष पूरा हुआ, देह की अवधि समाप्त हो जाती। ये पूरा मैकेनिज्म इस तरह से चल रहा है। तो हम आगे चल करके इस पूरे सिस्टम को ही स्टिमुलेट करेंगे। जितना जितना इन सारे ऑर्गन्स को हम जैसे जैसे चक्रों को स्टिमुलेट करते हैं, वो एनर्जाइज करते हैं हमारे ऑर्गन्स को। वहाँ एनर्जी फ्लो को रेगुलेट करते जाएंगे और जैसे जैसे वो रेगुलेट होते जाएगा, आपके फिजिक में और आपके मानस में जो भी जमे हुए अवरोध हैं, रोगों का एकमात्र कारण योग की टर्मिनोलॉजी में अवरोध, एनर्जी के नेचुरल फ्लो में ऑब्स्टेकल्स अगर वो आते हैं तो आपके ऑर्गन्स काम करना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और इसलिए बीमारियां आती हैं। ये क्यों सारी बीमारियों को मुक्त करने का दावा करता है? क्योंकि एनर्जी फ्लो को ये अनइंटरप्टेड बनाता है। तो जिन जिन चक्रों को हम उद्घाटित करते चलेंगे, एनर्जी फ्लो पावरफुल और तरंगे पूरे वेग से उन ऑर्गन्स की तरफ जाएंगे और जितने ऑब्स्टेकल्स हैं उनको सबको ये निकाल सकता है। इसलिए पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। ये हम चाहे इसको पुराणपंथी कह दें, ट्रेडिशनल साइंस है, लेकिन पूरा विजन प्योरली साइंटिफिक है। और जितनी भी आज तक खोज हुई है इस विषय में आधुनिक विज्ञान के द्वारा, वो सब इसके सिद्धांतों को उत्तरोत्तर प्रमाणित करती जा रही है। पूरा रहस्य तो अभी आधुनिक विज्ञान भी उजागर नहीं कर पाया है और शायद कभी आने वाले समय में वो उस पराकाष्ठा तक पहुँचे जहाँ तक हमारे ऋषि महर्षि ध्यान की और समाधि की अवस्था में पहुँच गए थे। तो आज ये समझ में आया हमको कि कैसे करना है, क्या करना है। तो कल से अपन कुछ नए प्रयोग शुरू कर सकते हैं। जी है ना? इनको आपको अब मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ आपको। घर पे आपको थोड़ा सा ये आंतर कुंभक बाह्य कुंभक का अच्छा सा अभ्यास करना है। ये घर पे रिपीट करोगे, अकेले में करोगे, कोई बताने वाला नहीं होगा तो गलतियाँ आपको पता चलेगी, तो सुधार जल्दी आ जाएगा आसानी से। तो इसको 1-2 बार, आप 4 बार, 5 बार अपने घर पे रिपीट जरूर करना। कल अपन कुछ नया विषय और जोड़ेंगे। ओंकार नाथ।